एक आदमी ने लड़ाई खत्म होने के बाद बस अपनी 8 पैक एब्स दिखा दी और उसी वजह से उसी की तरह इस दुनिया में आए एक दूसरे खिलाड़ी के मन में बुरी नीयत पैदा हो गई। उसने खेल की सभी महिला किरदारों को मार डाला और आखिर में उस आदमी को बांधकर अपना खिलौना बनाते हुए एक गुप्त तहखाने में कैद कर दिया। लेकिन जब उसने कहा कि उसने जो कुछ भी किया वह सब मेरे लिए किया, तब मुझे समझ आया कि हमारी पूरी टीम में सिर्फ मर्द ही क्यों थे। वजह ये नहीं थी कि हमें कोई लड़की नहीं मिली, बल्कि इस पागल ने मुझे पाने के लिए सभी महिलाओं को मार डाला था। जब मुझे इस सच्चाई का पता चला तो उसने मुझे बैंगनी जंजीरों से बांधकर अपनी सुरक्षा के नाम पर कैद कर दिया और कहा कि वह बाहर जाकर सभी महिला किरदारों को मार देगा, फिर मुझे बाहर निकालेगा और सिर्फ हम दोनों की दुनिया बनाएगा। 3 साल पहले मैं भी एक जोशीला नौजवान था। एक दिन अचानक मैं अल्हान हीरोज लीजेंड नाम के एक गेम की दुनिया में पहुंच गया। ये कहानी एक अकादमी में शुरू होने वाले संकट और अंत में पूरी दुनिया के विनाश तक पहुंचने वाली विशाल कहानी थी। लेकिन इसका मुझसे कोई खास संबंध नहीं था, क्योंकि इस दुनिया ने मुझे एक साधारण सहायक पात्र की पहचान दी थी। मैं सिर्फ एक ऐसा एनपीसी था जो नायक के शुरुआती मिशन में गांव वालों को बचाने के समय थोड़ी देर के लिए दिखाई देता था। अगर मैं कहानी के अनुसार चलता रहता तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता। इसलिए इस दुनिया में आते ही मैं तुरंत शुरुआती स्थान पर पहुंचा और नायक पार्क सीहू को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने एक आदमी को कोने में बैठे हुए देखा जो लगातार शकरकंद और सोडा बोल रहा था। इस गेम की दुनिया में सोडा जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि ये भी मेरी तरह किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान है। ये सोचकर मैं उसके पास गया और उससे बात की। थोड़ी बातचीत के बाद मेरी बात सही निकली। वह भी इस दुनिया में आया हुआ इंसान था और वही इस गेम का मुख्य पात्र पार्क सीहू था। उसके बाद हम दोनों ने टीम बनाई और दुनिया को बचाने की यात्रा शुरू कर दी। मेरे और पार्क सीहू के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि वह मुख्य पात्र था, इसलिए उसके पास खिलाड़ी वाला स्टेटस विंडो और प्लेयर सिस्टम था। उसने ये गेम कभी नहीं खेला था, लेकिन उस कमी को मैं पूरा कर सकता था, क्योंकि मैं इस गेम का ऐसा खिलाड़ी था जो हर सीजन इसकी पूरी रणनीति तैयार करता था। मेरी जानकारी की वजह से हम हर कहानी को बहुत आसानी से पूरा कर लेते थे। जब भी वह किसी राक्षस को मारकर क्षमता अंक पाता और समझ नहीं पाता कि उन्हें कहाँ लगाना है, तब मैं उसे याद दिलाता कि अगर जादूगर बनना है तो बुद्धि बढ़ानी होगी। फिर अगले अध्याय में जो कौशल पुस्तक मिलेगी उसे बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वह बहुत ज़रूरी है। मेरी जानकारी और उसके खिलाड़ी सिस्टम की मदद से हमने बहुत जल्दी पहली 199 कहानी पूरी कर ली। पूरे सफ़र के दौरान हमारी टीम लगातार बड़ी होती गई, लेकिन मुझे एक बात हमेशा खटकती रही। हमारी टीम में शामिल होने वाले सभी लोग सिर्फ पुरुष थे, जबकि इस कल्पनात्मक एक्शन गेम की सबसे बड़ी खासियत अलग अलग महिला पात्रों के साथ प्रेम संबंध बनाना था। लेकिन पार्क सीहू कभी किसी महिला पात्र के पास नहीं जाता था। वह ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ नए साथियों भर्ती करता था और नतीजा ये हुआ कि हमारी पूरी टीम सिर्फ पुरुषों से भर गई। मैं सोचता था कि अगर हम दोनों इसी तरह साथ काम करते रहे तो जल्दी ही दुनिया को बचाकर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। लेकिन एक समय के बाद कहानी पूरी तरह बदलने लगी। सम्राट की पोती प्रवेश समारोह में जाते समय रहस्यमय तरीके से मर गई। पहले अध्याय की अंतिम दुश्मन मरी डोनारेव अचानक गायब हो गई। इसके बाद लगातार कई संदिग्ध गुमशुदगी और मौतें होने लगीं और कहानी का हर हिस्सा तय की गई कथा से अलग दिशा में जाने लगा। इन सब घटनाओं ने मुझे पार्क सीहू पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर एक रात मैंने उसका पीछा किया और एक भूमिगत गुप्त कमरे तक पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर गया, वहां का नज़ारा देखकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वहां मैरी डोनारेव का जादुई डंडा रखा था और सम्राट की पोती की राक्षस वध तलवार भी वहीं मौजूद थी। उस कमरे में खेल के दौरान गायब हुई या मारी गई सभी महिला पात्रों के हथियार और सामान सजे हुए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि मैरी डोनारेव की लाश भी वहीं सुरक्षित रखी हुई थी। मैं अभी भी सदमे में खड़ा था कि तभी पीछे से पार्क सी हू की डांट सुनाई दी। उसने उदास चेहरे के साथ पूछा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गया। मैंने सीधे उससे पूछा कि ये सब आखिर क्या है। तुमने पहले तो कहा था कि मैरी डोनारेव का पता नहीं चला, लेकिन वह बोला कि वह तो सिर्फ राक्षस जाति की थी। अगर एक बुजुर्ग स्तर की वैम्पायर का खून यूं ही बर्बाद हो जाता तो कितना अफसोस होता। उसने कहा कि वह तो बस संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रहा था। फिर उसने कहा कि तुमने भी तो पहले बहुत पिया था। उसकी यह बात सुनते ही मुझे अचानक सब समझ में आ गया। अब तक जो दवा वह मुझे पिलाता रहा था वह कोई पवित्र जल नहीं था, बल्कि पीछे रखे पात्र में बंद मेरी डोनारेव का खून था। यह सोचते ही मुझे जोरों की उल्टी आने लगी। पार्क सीहो ने आगे कहा कि मरी नाम की वह जहरीली औरत पूरे 1 महीने तक जंगल में गड्ढा खोदकर छिपी रही थी और उसे पकड़ने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैंने गुस्से में पूछा कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया। उसने जवाब दिया कि वह सब कहानी को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए था। उसने कहा कि तुम्हारे बताए रास्ते पर चलना बहुत परेशान करने वाला था। लोगों को बचाने के चक्कर में खुद नुकसान उठाना पड़ता था। येगरिक जैसे खतरनाक पागल को भी तुमने नहीं मारा, यहाँ तक कि उन लोगों की भी रक्षा करते रहे जो हमारे किसी काम के नहीं थे जब तक उनका विश्वास हासिल न किया जाए। उसने कहा कि अब जाग जाओ। उसका तरीका ही सबसे असरदार है, क्योंकि हर इंसान का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने ये भी कहा कि वह मुझसे कहीं ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी है। तभी मुझे समझ आया कि उसने शुरू से ही मुझे धोखा दिया था।
वह कोई नया खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी तरह पागल और निर्दयी खिलाड़ी था। मैं ज़मीन पर बैठ गया और उससे पूछा कि अब तक उसने कितने लोगों को मारा है। पार्क सीहू ने ऐसे जवाब दिया जैसे कोई ठंडा आंकड़ा सुना रहा हो। उसने कहा कि बस 3 और लोगों को मार दूं तो संख्या 1 लाख हो जाएगी। ये सुनकर मैं दांत भींच कर रह गया। मैं उठकर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे जानवर कहकर डांटने लगा। पार्क सीहू ने कहा कि होश में आओ, वे सब सिर्फ एनपीसी हैं। उसने कहा कि तुमने भी तो बहुत लोगों को मारा है। मैंने गुस्से से कहा कि मैंने सिर्फ उन लोगों को मारा जो पूरी तरह बुरे थे और जो पहले से ही दुनिया को नष्ट करने वाले थे। अगर तुम हर समय कार्यकुशलता की बात करते हो तो फिर तुमने राक्षस वध तलवार क्यों ले ली? एक जादूगर को शूरवीरों के लिए बनी छिपी हुई वस्तु की क्या जरूरत थी? और जो पवित्र जल कुछ बटन दबाकर बनाया जा सकता था, उसके लिए इतना बड़ा पालन केंद्र बनाने की क्या जरूरत थी? मेरी नज़र में तुम्हें सिर्फ अपनी विकृत मानसिकता को संतुष्ट करने के लिए एक बहाना चाहिए था। मेरी बात सुनते ही पार्क सीहू का चेहरा अचानक बदल गया। गुस्से से भरे उसने एक ही वार में मुझे पीछे रखे हुए पालन पात्र पर दे मारा। उस जबरदस्त टक्कर से मेरा सिर फट गया और खून बहने लगा। उसी समय उसके मुंह से शिकायत भरी आवाज़ निकली। उसने कहा कि तुम सच में मुझे बहुत निराश करते हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे मन में सिर्फ तुम ही हो? इसलिए तुम्हें भी मुझे अपनी पूरी दुनिया मानना चाहिए। मैं ही तुम्हारी पूरी दुनिया होना चाहिए। ये कहकर वह झुककर मेरे बिल्कुल पास आ गया और बोला कि तुम जैसे कमजोर इंसान हर बार दूसरों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हो और हर बार खुद पिट जाते हो। ऊपर से उन बेवकूफ़ लड़कियों के सामने हंसते रहते हो। अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि कहीं इसकी बातों का मतलब वही तो नहीं है। ये सोचते ही मैं जल्दी से पीछे हटने लगा ताकि उससे दूरी बना सकूं। फिर मैंने कहा कि अरे तुम पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हम दोनों ने साथ मिलकर 199 अध्याय पूरे किए हैं, तो फिर 200वें अध्याय में इतना बड़ा बदलाव क्यों आ गया? उसी समय पार्क एसआई हु के पूरे शरीर से बैंगनी रंग की जादुई शक्ति निकलने लगी और वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा कि इस पूरे सफर में उसने हमारे भविष्य के लिए रास्ते की हर रुकावट को खत्म किया है। मैंने मौका देखकर उससे पूछा कि क्या हमारी पूरी टीम में सिर्फ पुरुष होने की वजह भी उसकी यही विकृत पसंद थी? पार्क सी हु ने कहा। उसकी बात सुनकर उसने कहा कि मुझे बाकी मर्दों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। वे सब सिर्फ देखने के लिए हैं। उसका सच्चा प्यार हमेशा से सिर्फ मैं ही था। ये सुनते ही मेरा सब्र टूट गया और मैंने सीधे उसके चेहरे पर एक मुक्का दे मारा। ये सचमुच बहुत डरावना था। मैं तो बचपन से लेकर आज तक कभी ठीक से किसी के साथ प्रेम संबंध भी नहीं बना पाया था और अब मेरे पीछे एक ऐसा आदमी पड़ गया था जो मुझे ही पाना चाहता था। लेकिन मेरे मुक्का मारते ही पार्क सिहू ने तुरंत जादू का इस्तेमाल किया। जादू से निकली बैंगनी जंजीरों ने पल भर में मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया। फिर वह मुझे धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लाया और बोला कि मैं उससे कभी बच नहीं सकता। वो मुझे हमेशा के लिए कैद रखेगा क्योंकि इस झूठी दुनिया में सिर्फ मैं ही उसके लिए असली इंसान हूँ। मैं उसे जाते हुए देखकर पागल कहकर चिल्लाया, लेकिन उसने कहा कि मुझे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब वह बाहर की दुनिया का सारा काम खत्म कर देगा तब हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। उसके जादू के पूरा होते ही मैं एक धूसर रंग की दुनिया में पहुंच गया। उसी समय सिस्टम की सूचना आई कि अंतिम चरण शुरू हो चुका है। मैंने सोचा कि पार्क सीहू ने इतने सारे जहरीले भोजन खाए हैं तो शायद वह अंतिम बॉस को भी हरा देगा। लेकिन अगर उसने अंतिम बॉस को भी खत्म कर दिया तो फिर मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। मगर सिर्फ 2.5 सेकंड बाद सिस्टम की दूसरी सूचना आई, खिलाड़ी मर चुका है और चुनौती असफल हो गई है। इसके तुरंत बाद बिना मुझे कुछ सोचने का मौका दिए पूरी दुनिया कांपने लगी और बिखरने लगी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और चारों तरफ का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। मैं फिर से 3 साल पहले उसी समय पर लौट आया था जब पहली बार इस दुनिया में आया था। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी इज्जत बचाने और इस दुनिया को बचाने के लिए इस बार मुझे हर हाल में खिलाड़ी पार्क एसआई हु को मारना ही होगा। इस दुनिया में आने के बाद पहली कहानी रोटविन रिवर की बाढ़ वाली घटना थी। पिछली बार पानी के राक्षसों के खिलाफ लड़ाई के दौरान बांध टूट गया था जिससे पूरा गांव बह गया था। सिर्फ ऑक्सीजन राक्षसों के साथ डूबकर मरने वाले ग्रामीणों की संख्या ही कई हजार थी। उस भयानक दृश्य के बीच पार्क ऐसी हु के चेहरे पर आनंद भरी मुस्कान थी। उस समय मैं समझ नहीं पाया था कि वह क्यों मुस्कुरा रहा है, लेकिन अब सोचता हूं तो समझ आता है कि उसने इतने लोगों को मारकर अकेले सारा अनुभव अंक हासिल कर लिया था, इसलिए वह खुश था। मुझे अभी से उसे रोकना होगा क्योंकि इस समय पार्क सी हु और मैं लगभग एक ही स्तर के छोटे पात्र थे। खिलाड़ियों को मजबूत बनाने के सारे साधन मेलकाबा एकेडमी में ही मिलते थे और वह भी वहीं दाखिला लेने के बाद सचमुच ताकतवर बना था। अभी वह उतना खतरनाक नहीं था, लेकिन अकादमी में दाखिला लेने के बाद उसकी ताकत कितनी तेजी से बढ़ेगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए मुझे उसके अकादमी में दाखिला लेने से पहले ही उसे मारना होगा। अकादमी का प्रवेश समारोह 5 दिन बाद था, यानी उसे मारने का मौका सिर्फ इन्हीं 5 दिनों था। इन 5 दिनों के दौरान वह एक प्रशिक्षण मिशन पूरा करने वाला था। मेलकाबा शहर जाने वाली घोड़ा गाड़ी राक्षसों से भरे जंगल में खराब हो जाती है।
गाड़ी ठीक होने तक वह पहरेदारों के साथ मिलकर सभी यात्रियों की रक्षा करता है। वे मिलकर होल्ट नाम के राक्षसों के एक समूह को हरा देते हैं। अपनी शानदार ताकत की वजह से पार्क सी हू की सभी तारीफ करते हैं। तभी गाड़ीवान चिल्लाकर कहता है कि गाड़ी ठीक हो चुकी है। जब ली वैन और रोला दोबारा यात्रा शुरू करने वाले होते हैं, तभी पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है और एक नुकीली लकड़ी उन दोनों की तरफ उड़कर आती है। ली वैन तुरंत खतरा भांप कर रोला को धक्का देकर अलग करता है और खुद भी उस हमले से बच जाता है। हमला बचते ही दोनों बिना समय गंवाए लड़ने की मुद्राएं आजमाते हैं। उनके सामने बीओ वुल्फ नाम का दूसरे स्तर का राक्षस खड़ा था। उसी समय मैं भी वहां पहुंच चुका था और दूसरी तरफ की झाड़ियों में छिपकर यह सब देख रहा था। मैं हांफते हुए मन ही मन गालियां दे रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी शुरू हो गया। मैं मिशन शुरू होते ही यहाँ दौड़ाया था, लेकिन फिर भी इसे रोक नहीं पाया। अगले ही पल बीओ वुल्फ ने अपने पंजे से रोला पर हमला किया। रोला को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वह उसी वार में वहीं मर गई। ये देखकर लीवेन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर संभलते ही उसने पार्क सी हू को तुरंत गाड़ी लेकर भागने का आदेश दिया और खुद राक्षस को रोकने के लिए रुक गया। लेकिन पार्क ऐसी हू भागा नहीं। उसने गाड़ी में बैठे लोगों से पहले निकल जाने को कहा और खुद विंटर के साथ पीछे रुकने की बात कही। गाड़ी में बैठी एक महिला ने पूछा कि फिर उसका क्या होगा। पार्क सीहो ने कहा कि वह ली वेन को छोड़कर नहीं भाग सकता, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, ली वेन की गर्दन राक्षस ने कुचल दी थी और अब वहां सिर्फ वही अकेला हाथ में तलवार लिए खड़ा था। मैं अब भी झाड़ियों में छिपा रहा, क्योंकि हमला करने से पहले मुझे ये पक्का करना था कि ये पार्क सीहू इस दुनिया का असली नायक है या मेरी तरह इस दुनिया में आया हुआ खिलाड़ी। अगले ही पल जब बीओ वुल्फ उसके पास पहुंचा तो उसकी आंखों का डर अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जैसे ही बीओ वुल्फ ने अपना विशाल मुंह खोलकर उस पर हमला किया, तभी तलवार लिए एक बहादुर लड़की वहां पहुंची और नीचे झुको चिल्लाते हुए उसने बीओ वुल्फ पर जोरदार वार किया। लेकिन राक्षस ने अपने पंजे से उस हमले को आसानी से रोक दिया। मजबूर होकर वह पीछे हट गई और दूरी बना ली। वह लड़की आदिन परिवार की दूसरी बेटी अरिशा आदिन थी, जिसके पास 6 महान तलवारों में से एक डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड थी। वह इस गेम की सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय साथियों में से एक थी। लेकिन जब अरिशा राक्षस से लड़ रही थी, तभी पार्क ऐसी होने चुपके से अपनी कमर से जहरीली कटार निकाली और मौका देखकर पीछे से उसके बाएं हाथ में घोंप दी। ये देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह वही दूसरी दुनिया से आया हुआ खिलाड़ी पार्क सिंह है। हमला होने के बाद अरीशा पीछे हट गई और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसी समय जहर पूरे शरीर में फैलने लगा। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और उसे चक्कर आने लगे। पार्क सीहू ने कहा कि माफ करना, घबराहट में हाथ फिसल गया। लेकिन उसी समय बीओ वुल्फ जोर से दहाड़ा और अरीशा पर टूट पड़ा। दोनों तरफ से घिर जाने के कारण अरीशा ने मजबूरी में तलवार से हमला रोका और तुरंत पीछे हटकर दूरी बना ली। जहर के असर से उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी, लेकिन उसने बहुत जल्दी अपने मन को शांत कर लिया, क्योंकि अपने परिवार की गुप्त तलवार कला निकालने के लिए उसे पूरी एकाग्रता की जरूरत थी। जब वह उस अवस्था में पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे वह एक खाली दुनिया में खड़ी हो। जैसे ही राक्षस उसके पास पहुंचा, उसकी तलवार कला पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। लेकिन वार करने से ठीक एक पल पहले पीछे खड़े पार्क सीहू ने फिर से वही जहरीली कटार उठाई और बिना किसी झिझक के अरीशा की तरफ फेंक दी। मजबूर होकर अरीशा ने अपनी तलवार कला से उस कटार को रोक दिया। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया कि पहले उसका हाथ नहीं फिसला था। लेकिन उसी समय बीओ वुल्फ का हमला भी उसके ऊपर आ पहुंचा। अरीशा ने तुरंत तलवार घुमाई और राक्षस के पास आते ही उसकी खोपड़ी आर पार कर दी, लेकिन वह खुद भी उसके दांतों से नहीं बच सकी। राक्षस ने उसका पेट चीर दिया और दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। चारों तरफ खून फैल गया। पाक सीहू को उसके हथियार और सामान उठाते हुए देखकर उसने समझ नहीं पाया और उससे पूछा कि आखिर क्यों। पार्क सीहू ने डेमन स्लिंग स्वॉर्ड उठाई और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि भले ही यह ऐसा हथियार है जिसे इस्तेमाल करने के लिए खास कौशल की जरूरत होती है, लेकिन उसके जैसे मुख्य पात्र के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोचकर उसने जमीन पर पड़ी अभी तक पूरी तरह न मरी अरीशा की तरफ देखा और कहा कि एमपीसी को मारने पर भी शायद अनुभव अंक मिलते होंगे। इतना कहकर वह धीरे धीरे मरने की कगार पर पड़ी अरीशा की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह शैतानी मुस्कान के साथ अरीशा को मारने वाला था, तभी अचानक एक पीला थैला उसकी तरफ उड़कर आया। उसके पास पहुंचते ही वह फट गया और उससे पीले रंग का धुआं निकल गया। उसी पल उसका पूरा शरीर पीले रंग के तरल से भीग गया। उसे समझ आ गया कि कोई उसके खिलाफ चाल चल रहा है, इसलिए वह चारों तरफ चिल्लाने लगा कि जो भी कमीना है बाहर निकल। लेकिन उसके सामने आने वाला इंसान नहीं, बल्कि कई और राक्षस थे, क्योंकि यह पीला तरल टोपैनिक मशरूम से बनाया गया था और यही मशरूम इस जंगल के राक्षसों का सबसे पसंदीदा भोजन था। इसलिए इस समय उन राक्षसों की नज़र में पार्क सीहू बिल्कुल मसाले में लिपटे कच्चे मांस जैसा दिखाई दे रहा था। जब पार्क सीहू उन कई हॉट राक्षसों में उलझ गया, तब मैं तुरंत आगे बढ़ा और आरिशा को राक्षसों के मुंह से खींचकर बाहर निकाल लिया। मैंने देखा कि वह अभी भी जिंदा थी और पूरी तरह मरी नहीं थी। उसी समय मेरी नज़र बीओ वुल्फ के मुंह में मौजूद तेज नुकीले दांत पर गई। वह एक अच्छा हथियार था, इसलिए मैंने बिना देर किए अपनी छोटी तलवार से उसे निकाल लिया।
लेकिन तभी पार्क ऐसी हूँ सभी हॉट राक्षसों को खत्म करके मेरे पीछे आ पहुंचा। मैंने मुट्ठी भींचकर कहा कि सिर्फ 1 मिनट में 3 हॉट राक्षसों को खत्म कर दिया। डेमन स्लेइंग स्वॉर्ड सच में बहुत जबरदस्त है। मेरा उसके हथियार का नाम ठीक ठीक बता देना सुनकर वह डर गया और पूछने लगा कि आखिर मैं कौन हूँ। लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसकी आंखों का भाव बदल गया। उसने तुरंत तलवार निकालकर लड़ाई की मुद्रा बना ली और कहा कि कॉलिन रॉक तुम यहाँ कैसे। उसकी बात सुनते ही मुझे समझ आ गया कि इस बार उसके पास पिछली बार की यात्रा की कोई याद नहीं है। इसका मतलब था कि इस बार हालात मेरे पक्ष में थे। वह भले ही इस गेम का माहिर खिलाड़ी था, लेकिन उसकी विशेषज्ञता सिर्फ जादूगर की थी। मैंने उसे डराते हुए कहा कि अगर वह इस तरह तलवार पकड़ेगा तो उसका हाथ बेकार हो जाएगा। मेरी बात सुनते ही वह घबरा गया और अपने हाथ में पड़ी डेमन स्लेइंग स्वॉर्ड की तरफ देखने लगा। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया और तुरंत उस पर हमला कर दिया। उसके बिल्कुल सामने पहुंचते ही मैंने उसकी आंखों में एक मुट्ठी रेत फेंक दी। आंखों में रेत पड़ते ही वह अंधाधुंध तलवार चलाने लगा। उसकी तलवार चलाने की कला भले ही कमजोर थी, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज थी और उसकी शारीरिक ताकत भी मुझसे कहीं ज्यादा थी। इसलिए मुझे मजबूरी में सीधे भिड़ना पड़ा। मैंने उसके ऊपर एक वार किया जिसे उसने पीछे हटकर बचा लिया, लेकिन मेरा असली मकसद भी यही था। जैसे ही वह पीछे हटने की वजह से कुछ पल के लिए संतुलन खो बैठा, मैंने तुरंत बीओ वुल्फ का वह दांत निकाल लिया और जानबूझकर उसे उसी दांत की तरफ देखने पर मजबूर किया ताकि वह उसी को रोकने की कोशिश करे। उसी पल मैंने दूसरी तरफ से अपनी छोटी तलवार निकाली और पूरी ताकत से उसके सीने में घोंप दी। दर्द से वह जोर जोर से चीखने लगा। मैं तुरंत उसके ऊपर चढ़ गया और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ दांत ऊपर उठाकर पूरी ताकत से उसकी गर्दन में घोंप दिया। उसने हाथ से रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं दांत उसकी हथेली को चीरता हुआ आर पार निकल गया। मैंने अपने पूरे शरीर का वजन उसके ऊपर डाल दिया और अगले ही पल उसकी गर्दन भी आर पार हो गई। उसी क्षण उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मैं मानता हूं कि उसी की वजह से मैं इतना मजबूत बन पाया था, लेकिन फिर भी मुझे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि मैंने एक राक्षस के बीज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। पार्क सी हू के पूरी तरह मरते ही सिस्टम की सूचना आई कि खिलाड़ी पार्क सी हू की मृत्यु हो चुकी है और अब मुख्य कहानी के पूरा होने की संभावना की गणना की जा रही है। परिवर्तनशील सहायक पात्र कॉलिन रॉक खिलाड़ी के अनुभव अंक प्राप्त करेगा। कहानी के पूरी तरह बिखरने से बचाने के लिए बैकअप का न्यूनतम स्तर विरासत में दिया जाएगा। उसी पल मैं एक साधारण सहायक पात्र से बदलकर वैकल्पिक खिलाड़ी और उत्तराधिकारी बन गया। यह सब देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वैकल्पिक खिलाड़ी बनने का मतलब था कि आखिरकार मुझे भी स्टेटस विंडो मिल गई थी। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि तभी मेरे पीछे से किसी की खांसने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह खांसी की आवाज आधी मरी हुई अरिशा की थी।